CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं वज़ीर बराए बहबूद आबादी पंजाब कर्नल रिटायर्ड सरदार हाशिम डोगर। उनसे मुलाकात के लिए हम लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइश पर पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। हाशिम डोगर साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? खैरियत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप हैं तो कर्नल, लेकिन आपके लहजे में मिठास बड़ी है, ये कहाँ से ले आए? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं आर्मी में रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों के लहजे में मिठास ही होती है। वो अपेरेंटली लगता है कि शायद कोई गुस्सेली, मगर ऐसा नहीं है। बड़े बड़े आपको फ़नून लतीफ़ा के साथ वाबस्ता लोग भी फ़ौज में मिलेंगे, हिस्से मिजाज जिनका बहुत अच्छा होगा वो भी आपको मिलेंगे। तो सख्त भी होते हैं जो जिनकी वजह से फिर वो फ़ौजियों को कहते हैं कि ये बड़े मशहूर, मगर मोस्टली लोग तो बड़े अच्छे कंफर्टेबल होते हैं। आई ट्राई टू बी वन ऑफ देम। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सियासत में आने के बाद शौरी तौर पर अपना रिवायती रोब व दबदबा ख़त्म कर दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं चाहते हुए भी अपने आप को ज़्यादा चेंज नहीं कर सका सियासत में आके, और कुछ जो चीज़ें थी लोगों को गलत बयानी करना, मुझे लोगों ने एडवाइस भी किया कि आप जो है मतलब मुँह पे ना कह दिया करें कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। मगर मैंने फिर देखा कि मैं अगर अपने आप को चेंज करूंगा तो फिर मैं वो कोई आधा तीतर और आधा बटेर बन जाऊंगा। तो मेरा ख्याल है कि शायद वैसे तो दूसरे जज कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं ऐसा ही था फौज में भी और अब भी, शायद कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है मेरे में। सुना है आपके वालिद साहब आपको 4 साल की उम्र में ही बोर्डिंग स्कूल छोड़ आए थे। उस दौर में फिर माँ की गोद याद तो आती होगी? जी, बड़ी याद आती थी और ये बात ठीक है, मगर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि हम एक गाँव, छोटा सा गाँव था। तो मेरे मरहूम वालिद साहब सरदार आशिक डोगर साहब उस वक्त MPA थे। उनके पास 2 चॉइसेस थी, एक तो ये कि मुझे उधर ही गाँव में रख के पढ़ाते तो शायद मुझे इतना अच्छा मौका ना मिलता, तो वो फिर मुझे इसलिए घर था नहीं लाहौर में, तो फिर ये वाहिद चॉइस थी और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि मेरे साथ तो बड़ी मेहरबानी की, मुझे ये मौका प्रोवाइड किया। तो फिर हॉस्टल में रहा। माँ वाकई बहुत याद आती थी, बहनें भाई, मगर ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आदी हो जाते हैं। कंपैशनेट रिलेशंस की जुदाई में गुजरे बचपन ने शख्सियत पर कैसे असरात छोड़े? बिल्कुल, ये बात ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तो मैं बड़ा कम गो था और शायद मैं अपने वालिद को, वालदा को, को, मैं बहन भाइयों में छोटा था, तो वो मेरे साथ काफ़ी प्यार भी करते थे। मैंने ऑब्वियसली उसको बहुत मिस किया और उसका नतीजा ये निकला कि इनिशियली मतलब मेरी टीचर्स ने मेरे वालिद साहब को एक दिन बुलवाया कि ये बोलता नहीं है, लोगों से मिक्सअप नहीं होता, मगर वो अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर ज़्यादा अरसा मेरी शख्सियत के साथ जुड़ा नहीं रहा। एचिसन कॉलेज में गुजरा ज़माना तालिब इल्मी याद तो आता होगा? बिल्कुल याद आता है, और वो चूँकि बिल्कुल बचपन था, आपने खुद ही फरमाया 4-5 साल की उम्र में चले गए, तो उस वक्त फिर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी माँ बाप, बहन भाइयों से ज़्यादा अपने जो कोलीग्स होते हैं उनके साथ अटैचमेंट हो जाती है। बहुत एक यादगार, और मैं समझता हूँ कि एक अल्लाह पाक का ख़ास करम था कि हम लोग मिडिल क्लास थे और मुझे मौका मिला कि मैं एचिसन कॉलेज, जैसे उस वक्त तो इतना बहुत ही एशिया में बहुत बड़ा नाम था। मुझे अच्छी तरह याद है कि USA से बच्चे आके हमारे साथ पढ़ा करते थे। फिर वहाँ की जो एक एनवायरनमेंट है, आपको राइडिंग सिखाई जाती है, स्विमिंग सिखाई जाती है, और कस्टम्स, नॉर्म्स, आपकी जो हैबिट्स डेवलप की जाती हैं। मुझे याद है कि दूसरी तीसरी जमात में इस चीज़ पे नाराज़गी का इज़हार होता था कि अगर आप खाना खा रहे हैं और आप टेबल चेयर खींच रहे हैं और आप छुरी कांटा का इस्तेमाल या चम्मच करते हुए तो आवाज़ आ रही है, और टेबल पे बैठते हुए चेयर को आप घसीट रहे हैं, या आप रूम से बाहर निकलते हुए दरवाज़ा बैंग कर रहे हैं, तो ये वो चीज़ें थी कि जो तरबियत का हिस्सा थी। इन नॉर्म्स ने आपको फौजी तरबियत में कितना काम दिया? बहुत ज़्यादा। उस बिल्कुल आपका ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। जब हम जूनियर स्कूल, प्रेप स्कूल, सीनियर स्कूल, तो आर्मी में मुझे एक तो ये फ़ायदा हुआ कि वो जो होम सिकनेस थी वो मुझे नहीं हुई। जब फ़ौज में गए पहली टर्म में, तो पहले हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, उन्होंने, हमारे जो सीनियर थे, उन्होंने कहा कि आप रूम में बैठें और ख़त लिखें अपने पेरेंट्स को। वो मेरे साथ 3 बैचमेट थे, मैं उनके नाम तो नहीं लूँगा। वो जब ख़त लिखना शुरू हुए तो थोड़ी देर में मैंने देखा तो वो पहले एक ने रोना शुरू किया, फिर दूसरा रोना, फिर तीनों धाड़े मार मार के रोना। तो मुझे रोना नहीं आया क्योंकि मैंने ये स्टेज काफ़ी अर्सा पहले गुजार ली थी। मैट्रिक से ही आर्मी में जाने का फैसला कर लिया था। उस ज़माने में किस से इंस्पायर थे? बॉर्डर बेल्ट के साथ है मेरा गांव, तो आर्मी की गाड़ियां गुजरनी तो बच्चों ने रोड साइड पे खड़े होके तो वो स्लोगन लगाते थे, फौजी जी सलाम। मुझे उस वक्त से फौजी जी अच्छे लगते थे कि ये यूनिफॉर्म पहनी हुई, स्मार्ट, वेपन्स उनके पास होने और बड़े ऐसे फोकस्ड। कोई, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई बहुत आर्मी में किसी
शख्सियत से, मैं इतना ज़्यादा जानता भी नहीं था, मगर मुझे ओवरऑल यूनिफॉर्म पसंद थी और मैं चाहता था कि मैं इस जॉब में जाऊँ। पीएमए की सख्त ट्रेनिंग याद आती है या सख्त सजाएं? दोनों याद आती हैं, और वो ज़िंदगी का एक अनमोल हिस्सा था। उस वक्त की जो हमारी आपस में एसोसिएशंस, बैचमेट्स के साथ इकट्ठे सजाएं मिलनी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ ने हमें सिखाया कि कॉमरेडशिप क्या होती है, और ये बताया कि आप भाई एक दूसरे के ज़िम्मेदार हैं। अगर कोई एक बड़ी गलती होगी तो वो कोई एक शख्स को लोग नहीं कहेंगे, पूरी फ़ौज को कहेंगे अच्छा या बुरा। तो इसलिए ये तरबियत का हिस्सा था, और शायद वो हिंदुओं की तरह दूसरा जन्म हो तो मेरी अल्लाह से ख्वाहिश होगी कि मुझे दोबारा फ़ौज में भिजवाएं। कोई ऐसी सज़ा, कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या जो आप भूल ना पाए हो? एक दिन जब हम पहली टर्म में थे और एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाते हैं फर्स्ट टर्म में, तो आप वॉक नहीं कर सकते। आप अगर कमरे से बाहर आए तो आपने हर वक्त की रनिंग पोजीशन में आपने रहना है। तो जब आपको सीनियर्स मिलेंगे तो आपने ऊंची आवाज़ में उनको अस्सलाम वालेकुम सर कहना है, और 3 दफ़ा कहना है। तो वो मैं किसी अपनी ख़ानदानी सोच में था, या घर वालों को सोच रहा हूँगा, या उन दिनों के बारे में सोच रहा हूँगा। तो सीनियर्स 1-2 खड़े हुए थे, तो उनके पास से गुजरते हुए मैं अस्सलाम वालेकुम सर कहना भूल गया। तो उन्होंने मुझे रोक लिया, एक दरख्त था, दरख्त के पास मुझे खड़ा कर दिया। तो 2.5 घंटे के लिए उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि अब आप अस्सलाम वालेकुम ट्री कहेंगे। वो मैं 2.5 घंटे अस्सलाम वालेकुम ट्री करता रहा। 2-2.5 घंटे के बाद किसी को फिर रहम आया, तो उन्होंने कहा बस ठीक है। वो फिर ये कि उसके बाद से फिर सारी ज़िंदगी अस्सलाम वालेकुम सर भूला नहीं मुझे। तो इस तरह के वाक़यात होते थे। 30 साल आर्मी इंटेलिजेंस सर्विस के बाद सियासत की तरफ रुझान कैसे हुआ? आर्मी की इंटेलिजेंस सर्विस बहुत अच्छी थी, उसमें मैंने 19-20 साल 18 साल काम किया। मुझे अल्लाह ने बहुत मौका दिया कि मैं अपने मुल्क की जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत में, फिर इंटरनली बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और फ़ौज के जो अपने अंदरूनी वो हैं उसमें काम किया। तो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस था, और उसके बाद फिर सियासत में आए, जो कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ मैं समझता हूँ कि एक बॉल गेम थी। और मतलब ये कि फ़ौज में आपने जो कुछ नहीं करना वो आपने सब सियासत में करना है, तो उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, मगर ये कि हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। आपकी तरबियत और ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा फ़ौजी माहौल में गुजरा, जबकि सियासत तो अवामी शोबा है, कैसे फिर मैनेज करते हैं? शायद अगर मेरा फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का ना होता, मैंने अपने वालिद साहब को, चचा को, भाई को, उनको इस काम को करते हुए ना देखा होता, तो शायद एक आम फौजी होने के बाद इस फील्ड में आना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और शायद ये नामुमकिन काम है। क्योंकि आर्मी जो आपकी हैबिट्स डेवलप करती है, आपको सीनियर के साथ कैसे करना है, जूनियर के साथ। मगर चूँकि बचपन से देख रहे थे, वालिद साहब, मैं पैदा हुआ था तो वो मेंबर थे प्रोविंशियल असम्बली, फिर बाद में नेशनल असम्बली के रहे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई अडॉप्ट करने में। कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ सबको करनी चाहिए। आपको सच बोलना चाहिए एट एनी कॉस्ट, ये आर्मी ने सिखाया। नुकसान होता है तो होने दें, वो वक्ती तौर पे होगा। फिर आप लोगों के साथ धोखा ये ना करें कि उनके जज्बात के साथ खेलें। अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उसको ज़रूर करें। आपके वालिद साहब ने सारी उम्र पीपल्स पार्टी में गुजारी, जबकि आपने अपना पहला इलेक्शन पीटीआई के टिकट पर लड़ा। जब आपने सियासत के मैदान में उतरने का फैसला किया तो जरदारी साहब ने आपको अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत नहीं दी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो मुझे जानते भी होंगे। 1970 में जब इलेक्शंस हुए और पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, कौमी में भी और सूबाई में भी, तो मेरे वालिद साहब उन चंद लोगों में से थे जो आज़ाद उस वक्त इलेक्शन जीते थे। कोई और ऑप्शन नहीं थी, तो वो पीपल्स पार्टी के साथ रहे। उनके अंदर एक वफादारी का ऐसा एलिमेंट था कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी फिर पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी। इस एक अरसे में मैं एक चीज़ का शाहिद हूँ कि 1999 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई और छांगा मांगा का वो सारा स्कैंडल बना, तो ये जो आज पारसाई और इस तरह के दावे करते हैं, तो मेरे वालिद साहब के एक बहुत करीबी दोस्त थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनके लिए उन्होंने उस ज़माने में एक बहुत ख़तीर रकम ऑफ़र की। मैं वहाँ बैठा हुआ था, उन साहब ने मेरे वालिद साहब को कहा भी, मैं उस वक्त आर्मी में कैडेट था, कि इसको ज़रा बाहर निकालें। तो वालिद साहब ने कहा नहीं, इनको ज़रा देखने दें कि मैं क्या करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट थी जो उन्होंने ऑफ़र की मेरे वालिद साहब को कि आप अपनी छोड़ दें इनके साथ वाबस्तगी, तो आपको फेडरल मिनिस्टर भी बनाएंगे, आपको नेक्स्ट टिकट भी देंगे और आपको पैसे भी देंगे। मैंने उस अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी को ऑफ़र करते हुए देखे पैसे, और वो भी इतने ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र है कि मेरे वालिद साहब ने वो नहीं किया और वो उसके साथ। तो जब उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ अपना टाइम पूरा कर लिया, उनकी वो बीमार हो गए, तो जैसे मेरे वालिद साहब फौत हुए थे, तो जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो पीपल्स पार्टी भी फौत हो गई थी। तो मेरे पास तो चॉइस ही नहीं थी, यही चॉइस थी नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ऐसी जमात में आया कि जिधर एक बहुत काबिल, एक ईमानदार लीडर
मिला। यही दो पार्टीज़ थी और इनमें से अल्लाह का शुक्र है आई चोज़ अ बेटर वन। इस बात का भी बहुत शुक्रिया कि वज़ीर आज़म साहब ने मुझे टिकट दी और मुझे पहले इलेक्शन में मौका मिला। पीटीआई की तरफ से आपसे किसने रब्ता की? नहीं, मेरे से रब्ता नहीं हुआ था। ऐसे है कि 2013 के जो इलेक्शन थे उससे 2 साल पहले, चूँकि मेरे से पहले मेरे बड़े भाई जावेद आशिक डोगर साहब कंटेस्ट करते थे, तो उन्होंने 13 का इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही कंटेस्ट किया था। तो इसलिए अमली तौर पे हम लोग 10 या 11 में हमने शामिल हुए थे। बस मैं चूँकि फैमिली भाई ऑलरेडी तहरीक इंसाफ में थे। मेरा जो छोटा कज़न है आसिम गफ़ार उनका नाम है, ये तहसील के प्रेसिडेंट थे पीटीआई के, तो मैं तो शामिल हुआ था। तो टिकट आखिर में खान साहब ने दे दी, उनकी मेहरबानी। जो ख्वाब दिखाकर पीटीआई ने इलेक्शन जीता वो ख्वाब पूरे नहीं हो सके, क्या आपको इसका अदराक है? ख्वाब तो देखे ना पूरे नहीं होते ना। आपने और मैंने कितने ख्वाब देखे होंगे, हम ख्वाब में क्या कुछ देखते हैं। हकीकत में देखा जाए तो बिल्कुल ऐसे है, जब भी एक पार्टी अपोजिशन में होती है वो आवाम को बताती है कि हम ये करेंगे, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अटेनेबल होती हैं। कुछ यस इट इज़ वन ऑफ द फ्लॉज इन पॉलिटिकल सिस्टम कि आप आवाम को कुछ ऐसी बातें भी बता जाते हैं कि शायद जो मुमकिन ना हो। और दूसरी बात, जब आप अपोजिशन में हों तो ऑब्वियसली आपको हुकूमत के मामलात का उतना इल्म भी नहीं होता कि हम किस हद तक ये मैनेज करेंगे। नीयत बहुत अच्छी थी और है, और वज़ीर आज़म साहब ने जो एक सबसे बड़ा ख्वाब दिखाया था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एज ए लीडर करप्शन नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, वो ख्वाब तो उन्होंने पूरा किया। बदकिस्मती ये हुई कि 1 साल के बाद जब हमारी इकॉनमी, हमारा ये सारे मामला टेक ऑफ करने लगे, तो एक वबा जो कि पेंडेमिक है और पूरी दुनिया में इसके असरात हुए, तो उस एक चीज़ ने जो जिस स्पीड के साथ वो इसको टेक ऑफ करना चाहते थे वो नहीं हुआ। मगर अब आप देखें चंद ऐसे काम जैसे सेहत कार्ड है, जैसे लोगों के अंदर मुसावियाना रवैया है, इसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने रखा। महंगाई के हवाले से यस अवाम मायूस हुई होगी और है, मगर मैं उसमें बहुत ज़्यादा हुकूमत का कसूर नहीं समझता। माफियाज, चोरी, हम लोग तो मिनहसल कौम 22 करोड़ अवाम जब तक अपने आप को दुरुस्त नहीं करेगी, एक अकेला वज़ीर आज़म ज़ोर तो लगाएगा मगर उस तरीके से आप अचीव नहीं कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। क्या वाकई इमरान खान महंगाई के जिन के सामने बेबस हो गए? नहीं, बेबस उसको कहना गलत होगा, मुकाबला कर रहे हैं। ये महंगाई तो आप देखें ना जी, शायद यूरोप में और अमेरिका में इस वक्त इससे ज़्यादा है जो पाकिस्तान में है। अल्लाह का शुक्र ये कि हम ज़रई एक मुल्क हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस नहीं आया ये इजनास की वजह से। हमने कोशिश की बहुत ज़्यादा और बेबस नहीं है। अभी आप देखें उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला है, उन्होंने फ़ॉरेन फ्यूल प्राइसेस में भी, बिजली की प्राइसेस में भी, और जून तक कहा कि हम इसको नहीं करेंगे। और मेरे पास ये खबर है कि वो मज़ीद इसके अंदर कुछ कमी लाने वाले हैं। जैसे जैसे आपके पास वसाइल होंगे, फ़ॉरेन रिजर्व्स आपके बेहतर होंगे, इंशाल्लाह वो आवाम के ऊपर ही खर्च होंगे। इमरान खान ने जो पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम की हैं, तो इस पर अब अपोजिशन शोर मचा रही है कि ये आवाम को और IMF को धोखा दे रहे हैं। बस वो क्या कहते हैं, मैं ना मानूं वाली सूरत हाल है। अपोजिशन की तो क्या बात है, वो हम बढ़ाएंगे तो वो नाखुश हैं, हम कम, अगर आज हम 80 रुपए पे ले आए तो आप यकीन करें इतने वो नाराज होंगे कि ये देखें जी ये तो चोरी करना शुरू हो गए हैं। तो एलिगेशंस लगाना अपोजिशन का काम है। हम भी जब अपोजिशन में थे तो हम उनकी हर बात को क्रिटिसाइज करते थे, तो उनका हक हासिल है कि वो क्रिटिसाइज करें और हमें ओपनली उसको सुनना भी चाहिए। क्या कीमतों में ये कमी लॉन्ग मार्च या अदम एतमाद से घबरा कर की गई है? नहीं, अदम एतमाद का तो इससे बिल्कुल भी तल्लुक नहीं है। ये मैं बिल्कुल पब्लिकली इसको कहना चाहता हूँ। अदम एतमाद किसने करना है? वो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली ने करना है। उनको ये तेल की कीमत से फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऊपर जाए वो नीचे जाए, वो उन्होंने जो अपना ज़हन अगर ज़हन बना लिए। तो लॉन्ग मार्च, बिलावल का लॉन्ग मार्च है, तो उम्मीद नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचता कि कोई इतना बड़ा प्रेशर, पार्लियामेंट का घेराव, हर तरफ जलाओ घिराव की कैफियत, अवाम ने डंडे हाथ में पकड़ लिए हैं, तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी आप अपोजिशन बहुत वो कर रही है। ये अगर आपको याद हो तो ये इनके नाना अबू जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ऐसे करते थे। ये वज़ीर आज़म इमरान खान प्रेशर में आने वाले बंदे, जितना मैं उनको जानता हूँ, प्रेशर में नहीं आएंगे। वो चौधरी बरादरान से मुलाकात पर अपोजिशन कह रही है कि अब इमरान खान के घबराने का वक्त आ गया। उसके बाद जब इमरान खान साहब ने परवेज़ अली साहब से मुलाकात की तो फिर उनके घबराने का वक्त आ गया। मतलब जाहिर है उन्होंने सुबह उठ के कुछ ना कुछ तो कहना होता है। ऐसा घबराने का वक्त कोई नहीं है, उनके अपने घबराने का वक्त है। मुझे तो ये समझ नहीं आती इनका वज़ीर आज़म का कैंडिडेट कौन होगा। सारे सज़ा याफ्ता हैं। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तलवार लटक रही है, जो कुछ किया है इनको भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है ये इलेक्शन में वैसे ही आउट हो जाएंगे। ये मेरी एक अपनी सोच है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वज़ारत पॉपुलेशन वेलफेयर की बुनियादी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? हाँ, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि हमने ये देखना है कि इस सूबे के लिए कितनी आबादी हो तो सूबा जो है वो अच्छे तरीके से जो है आगे बढ़ सकता है। तो अगर ज़्यादा हो तो उसको कम करना चाहिए, वो इस महकमे का काम है।
अगर आबादी कम है तो फिर बढ़ाना चाहिए। तो हर वो ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे एक बैलेंस आबादी जिसके अंदर एक नौजवानों का एक कितने होते हैं, नौजवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं, इसको प्लानिंग करना, फैमिलीज़ को प्लान करना, ये वजारत इसके जो महकमा है बहबूद आबादी, ये इसका काम है। आप सूबाई वज़ीर राजा बिशारत के साथ लॉ एंड ऑर्डर कमेटी में भी शामिल हैं। ये बताएं कि पॉपुलेशन वेलफेयर की जो मिनिस्ट्री है उसमें और लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के फ़राइज़ में से ज़्यादा चैलेंजिंग और ज़्यादा डिमांडिंग कौन सा काम है? अगर तो देखा जाए जो नेशन बिल्डिंग की बात है, आबादी के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो वो चूँकि मेरा तजर्बा है, मैंने उसमें काम किया हुआ है, उसमें मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। जब राजा साहब होते हैं, चेयर करते हैं, तो जो डिसीजंस होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम इजीली ले लेते हैं। तो बहबूद आबादी एक ऐसा इशू है कि जैसे एक वो राग के जो लोगों को पसंद ना हो वो अलपाना, और फिर उसको लोगों को सुनाना, फिर लोगों को मोटिवेट करना, ये सब मोटिवेशन का नाम है। तो ये उससे कहीं बड़ा काम है लॉ एंड ऑर्डर से। इलेक्शन जीतने के फौरी बाद आपको काबीना में तो शामिल कर लिया गया, लेकिन को वजारत ना दी, इसकी क्या वजह थी? कोई वजह नहीं होगी, मेरे ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब और वो रिकमेंडेशंस चीफ मिनिस्टर साहब ने दी होंगी, तो उस पर टाइम लगा होगा, कोई ख़ास वजह नहीं थी। तो अब सर हमारा कहाँ का प्लान है? अभी हम जाएंगे मेरे हल्के की तरफ, कसूर जाएंगे। वहाँ पे जो मेरे ऊपर जो MNA का इलेक्शन लड़े हैं डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब, तो उनके पास रुकेंगे 10 मिनट, फिर मेरे घर चले जाएंगे, वहाँ पे आपको लंच कराएंगे, वहाँ पे एक नशिस्त होगी और फिर डॉक्टर साहब, सुना है आप खान साहब के काफ़ी करीब है, इसीलिए उन्होंने आपको बुज़दार साहब के करीब रखा हुआ है, क्या ये बात दुरुस्त है? भट्टी साहब ऐसे है कि बंदे को सच ही बोलना चाहिए हर सूरत हाल में। नहीं, मैं कभी भी, मुझे इतना खान साहब के करीब जाने का, रहने का मौका नहीं मिला। जब हमारी जमात स्ट्रगल कर रही थी तो मैं उस वक्त आर्मी में था, फिर मैंने रिटायरमेंट ली। तो रिटायरमेंट से 2 साल पहले जब मैं अपने हल्के में गया तो बहुत ज़रूरत थी कि मैं वहीं पे ज़्यादा टाइम देता, क्योंकि मेरे बड़े भाई अनफॉर्चुनेटली 4 इलेक्शन हार गए थे, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाके मिल सका, मेरी उनसे कोई इतनी कुर्बत भी नहीं है। तो यस, उस्मान बुज़दार साहब बहुत हमारे जो है जी, मैं तो समझता हूँ कि बहुत प्यार करने वाले, बहुत अच्छी शख्सियत हैं, तो वो भाइयों की तरह समझते हैं, जिसके लिए मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप बुज़दार साहब के खासे करीब भी हैं, तो आप तो जानते ही होंगे उस्मान बुज़दार साहब टीवी इंटरव्यूज़ क्यों नहीं देते, अगरचे इमरान खान साहब भी ये चाहते हैं कि वो टीवी पर आएँ, अपने कामों की प्रोजेक्शन करें। मैं समझता हूँ कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो है वो बातें करने से ज़्यादा अमल करने पे यकीन रखते हैं। बोलने के लिए वो हम जैसे लोग हैं, उन्होंने रखे में अपने साथ, कोई मिनिस्टर है, कोई एडवाइज़र है। अभी जैसे हमारे जो स्पेशल जो एडवाइज़र हैं CM के, बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी तर्जमानी करते हैं। कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है कि CM साहब बार बार खुद ही मीडिया पे आएँ। ये मुझे देखा है मैंने कि मीटिंग्स के अंदर उनकी बहुत अच्छी इनपुट होती है, वो जो बात भी करते हैं बड़ी नपीतुड़ी करते हैं, तो वो ज़्यादा बोलने में और इन चीज़ों में आई थिंक वो बिलीव नहीं रखते। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कोई ऐसी दिलचस्प आदत बताएं जो उन करीबी लोग ही जानते हो। दिलचस्प आदत फ्रैंकली कोई ऐसी है नहीं। इज़ अ वेरी यानी कि जो एक आप समझ लें कि बिल्कुल एक सादा और टू द पॉइंट रहने वाले मैंने देखा है, वो गैर ज़रूरी बातचीत नहीं करते। मुझे हैरानगी हुई कि जब हुकूमत बनी तो ठीक 1.5-2 हफ्ते के अंदर ही उनको हर MPA का नाम याद था, उसका एरिया याद था। तो मैं समझता हूँ कि उनकी ये एक मेमोरी है वो अच्छी है। वो जब प्राइवेटली आपस में हम लोग होते हैं तो उनका यानी मजाक भी करते हैं, वो अच्छा उनका लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा एक डील करने का तरीका है और खुशकिस्मत हैं। अब बाकी लोग जो मर्ज़ी कहें, जो आज उनके साथ MPAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि ही इज़ वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी। उनके अंदर कभी मैंने ये नहीं देखा कि उनके सर पे हो कि मैं इस पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला हूँ, और वो बहुत प्यार, मोहब्बत और लोगों को साथ लेके चलने वाले आदमी। आप टॉक शोज़ में नज़र नहीं आते हैं, क्या बुज़दार हुकूमत को डिफेंड करना नहीं चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उसमें नज़र नहीं आता। शुरू में टाइम निकालता था और मैं जाता भी था, बातचीत का मौका। मुझे वो लगता है कि एक ऐसी काम है कि जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, और टॉक शोज़ में अमूमन यही होता है कि एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाता है, वो आपकी क़यादत के बारे में ऐसी बातें। मैं ऐसी बातें करना नहीं चाहता, ना ही मैं अपनी क़यादत के बारे में कोई ऐसी बात सुनना चाहता हूँ। ये डिफेंड ना करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ों की अफादियत आपको उस वक्त होती है जब वो आपके पास नहीं होती। इस पंजाब हुकूमत से ज़्यादा
फ्रेंडली, आवाम दोस्त। हमने कैबिनेट में देखा है कि जब कोई आवाम की मफाद आमा की बात होती है, जिस तरह पूरी कैबिनेट कहती है CM साहब उसको एंडोर्स करते हैं। ऐसा नहीं है, हम डिफेंड आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सेहत कार्ड आप देख लें, सॉफ्ट लोन्स बैंक से मिल रहे हैं। एक महंगाई के अलावा कोई इशू है नहीं जिस पे कोई हमें क्रिटिसाइज कर सके। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में जो शिफ्ट आया है, जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने अपना वज़न रूस के पलड़े में डाल दिया है, तो इस हवाले से पाकिस्तान को मुस्तकबिल में किस किस्म के फ़वाइद हासिल हो सकते हैं या किस किस्म के नुकसान हो सकते हैं? मैं ये कहूँगा कि ये कहना कि बिल्कुल ही एक पलड़े में डाल दिया है वो शायद मुनासिब बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म साहब ने और वज़ारत ख़ारजा ने 20वीं दफ़ा बोला है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। हम सब के साथ इक्वालिटी की बेसिस पे, अगर अमेरिका है, रूस है, यूरोप है, हमें सब के साथ बराबरी में रहना चाहिए। किसी को ये हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि ये छोटा मुल्क है तो इनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हुए इनको जैसे माजी में इस्तेमाल किया गया। हम तो ये कहते हैं कि ना अब हमें रूस इस्तेमाल कर सकेगा, ना अमेरिका कर सकेगा। हम हर वो काम करेंगे कि जो इस मुल्क की अवाम के लिए बेहतर होगा। शिफ्ट है, यस आई एग्री, मैं ये कहूँ तो गलत होगा कि नहीं है, शिफ्ट है, मगर इक्वालिटी की बेसिस पे है। अगर अमेरिका हमारी इज्जत करेगा तो हम भी उनकी करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और रास्ते मौजूद हैं। इलाहाबाद में PTI रहनुमा और करीबी साथी डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद लखवी से मिलने उनके डेरे पर आए, जहां उन्होंने स्पेशल बर्फ़ी और दूध पत्ती से तवाज़ो की। डॉक्टर साहब, आपके और डोगर साहब के वालिद साहब आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे हैं, लेकिन आप दोनों इकट्ठे हो गए, एक ही पैनल में आ गए। ये तब्दीली कैसे आई? दुरुस्त है कि एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे, लेकिन उनमें आपस में जो एक रिश्ता था इरादत का, वो भी कायम था और कोई ऐसा ज़ाती नौयत का इख्तलाफ कभी भी नहीं था। सियासी इख्तलाफात ज़रूर थे, हत्ता कि जब इनके वालिद मोहतरम अल्लाह को प्यारे हुए हैं तो जनाजा भी मेरे वालिद साहब ने उनका पढ़ाया था। सियासी इख्तलाफात थोड़े बहुत होते रहते हैं और पार्टियों की वजह से एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन ज़रूर लड़े उन्होंने। और अब इमरान खान जो तब्दीली कम अज़ कम हमारे हल्के में लेके आए, वो यही तब्दीली है कि हम जो कल के हरीफ थे वो आज के हलीफ हैं। हमारे दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग है, वो शायद आपको कम ही किसी हल्के में ऐसी मिलेगी और मेरा ख्याल है कि हमारा जो ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है ये बड़ा इंशाल्लाह आइंदा भी कामयाब रहेगा। डॉक्टर साहब, आम तौर पर ये बात हल्कों में देखा जाता है कि एक ही पैनल में होने के बावजूद MPA का और MNA का आपस में उतना अच्छा वर्किंग रिलेशन नहीं बनता, तो आपके यहाँ क्या हाल है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगेन जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, मुझे बड़ा फ़ख्र है इस चीज़ का। देखें, हम दोनों की कुछ चीज़ें आपस में एक मैं समझता हूँ कि मिलती भी हैं। इन्होंने भी एक गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी, ही इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, मैं एक आर्मी ऑफिसर था बाय प्रोफेशन, तो एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग अल्लाह पाक ने पैदा की। और ये मुझे कहने में आर नहीं कि जब ये हमारा आपस में इत्तफाक हुआ तो उसमें शुरू में मतलब मैंने रिक्वेस्ट की डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब आप मेहरबानी करें, हम मिल के चलते हैं। जहाँ पे अपने अपने एजेंडाज़ हों वहाँ पे इश्यूज़ बन जाते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोच एक जैसी है, हमारे एजेंडाज़ डिफरेंट नहीं हैं। मकसद यही है कि ये जो पिसी हुई आवाम है इसकी खुशहाली में जितना भी हम रोल अदा करें, ये मैं अल्लाह पाक की एक ब्लेसिंग समझता हूँ अपने ऊपर। सरदार हाशिम डोगर अपना ज़्यादातर वक्त अपने आबाई हलके और ज़िला कसूर की तहसील चूनिया के इलाके कंगनपुर में गुजारते हैं। दोपहर के वक्त जमशेर कलां में वाक़े अपने सियासी डेरे पर आए, जहां हलके के सपोर्टर्स और वोटर्स ने इस्तकबाल किया। आम तौर पर ये होता है कि जो इलाके के MP MNA होते हैं वो हलके में थोड़ा टाइम देते हैं और ख़ास तौर पे अगर वो मिनिस्टर बन जाए, तो आपके जो MP हैं ये कितना टाइम देते हैं हल्के में? मैं खुद कोई 25-26 साल मेरा सियासी बतौर वर्कर तजर्बा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि एक बंदा पूरे पंजाब का मिनिस्टर है और साहिब इक़्तिदार भी है और हफ्ते में 4-4 दिन वो अपने हल्के को दे रहा है। सारी ज़िंदगी जी मैं मुस्लिम लीग नून में रहा हूँ। पहली दफ़ा जो है कोई 25-26 साल बाद हमारा ख़ानदान जो है कर्नल साहब के साथ पहली दफ़ा अटैच हुआ है। उसकी वजह यही है कि जब भी हल्के के किसी गरीब से गरीब बंदे की कोई फौतगी हो
तो वो पंजाबी में कहते हैं उसको पूरा, हमारे इधर जो 3 दिन 4 दिन लोग बैठते हैं। और कर्नल साहब मिनिस्टर होने के बावजूद सबसे पहले सारे सियासतदानों से पहले पूरे के ऊपर पहुँचते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है। डोगर साहब से आपको किस तरह की रहनुमाई मिलती है? बहुत अच्छी रहनुमाई है जी, बहुत अच्छा लीडर है जी। आम देहातां है जो जिस तरह के साडा बैकवर्ड इलाका है, इस तो पहले जिन्ने MP MNA साहबान ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਇੰਤਕਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਹਿਦ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬਿल्कुल इंतकामी कार्रवाई तो बिल्कुल ही नहीं की। डोगर साहब कितना एक्सेसिबल है, आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं? बहुत आसानी से मतलब दस्तयाब हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मतलब ना हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है। जो हमारी हल्के की रवायत रही है ना, उसके तो बिल्कुल अगेंस्ट है ना ये चीज़। वो तो 6-6 महीने अवेलेबल पहले जो इलेक्ट होते थे MNA MP इलेक्ट हुए गायब हो गए, कोई इस्लामाबाद चला गया, कोई लाहौर चला गया। ज़्यादा मोस्टली टाइम तो इनका हल्के में गुजरता है, और अगर जाएं भी लाहौर तो मतलब रब्ता करने भी इजीली अवेलेबल हो जाए। डोगर साहब से जो इस हल्के के अवाम से तवक्कुआत थी वो किस हद तक पूरी हुई आपकी? जो मेरे भाई चेयरमैन खालिद महमूद साहब ने बात कही है, मैं भी उससे इत्तेफाक करता हूँ। हल्के में कर्नल साहब का टाइम ही बहुत ज़्यादा है, और दोस्तों के लिए 4 दिन 5 दिन लाहौर में दिन का जी लगता ही नहीं है, हल्के में रहते हैं ज़्यादा। और जो तरक्याती काम है उनमें ये है कि जो काम पाकिस्तान बनने के बाद भी नहीं ना हुए वो अब हुए हैं। अब बल्कि बहुत बड़ा इनका एक इलाके के लिए इनाम भी है DPS का जी, और हम भी दुआ गो कि वो जल्द शुरू हो जाए। PTI हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में आम तौर पे बड़ी तनकीद होती है, तो आप लोग हाशिम डोगर साहब इनकी कारकर्दगी को ज़्यादा बेहतर समझते हैं या PTI हुकूमत की कारकर्दगी है वो ज़्यादा बेहतर है? आपने 2 क्वेश्चन किए, मिनिस्टर साहब की कारकर्दगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कारकर्दगी। तो इनको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्नल साहब की जो कारकर्दगी है वही तहरीक-ए-इंसाफ की कारकर्दगी है। क्यों? हम तहरीक-ए-इंसाफ के वो मिनिस्टर हैं। अवाम में जो निचली सतह के हम लोग हैं, हम नीचे देखते हैं कारकर्दगी हुकूमत की। जो साबका अदवार हैं हुकूमत के, उनसे PTI की हुकूमत की कारकर्दगी इस लिहाज से बेहतर है कि लोगों को इंसाफ मिल रहा है, किसी के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हल्के में नहीं हो रही। और दूसरा, तरक्याती कामों के वाले कर्नल साहब का जो है, इसको इनके बारे में अक्सर मैं तो दोस्तों में बैठ के कहता हूँ कि ये हमारे हल्के के लिए गॉड गिफ्टेड हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल कारकर्दगी ये है कि तकरीबन हल्के में 50% जो देहात हैं उनमें सड़कें जा चुकी हैं, और बॉर्डर एरिया में जो 70 साल में स्कूल नहीं बने थे उधर स्कूल बन रहे हैं। कंगलपुर में DPS स्कूल का क़याम अमल में आ रहा है, और जो सबसे बड़ा इनका कारनामा है तहसील चूनिया के लिए वो यूनिवर्सिटी का है, वो भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जल्द आ रही है। बाकी हम तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत से निचली सतह पे जो आम लोग हैं वो मुतमिन हैं। इस हल्के की यूथ किस हद तक पुरुमीद है, किस हद तक उनको ये यकीन है कि यहाँ तब्दीली आ गई है और मुल्क के हालात मज़ीद बेहतर होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूथ के हवाले से जो है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे जो लीडर हैं माशाल्लाह वो यंग हैं और पढ़े लिखे हैं, लोगों को टाइम देते हैं। डेरे में जितने भी लोग आते हैं यंग, जिनको इनसे तवक्कुआत हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। जिनके वो मसले होते हैं वो सारे हल होते हैं। और मैं भी एज आ एक यंग पॉलिटिक्स में आया हूँ, तो मैं नहीं समझता कि मतलब आज तक यहाँ पे डेरे पे जो बंदा आया है उसकी बात अच्छे से सुनी नहीं गई, उसकी रहनुमाई नहीं की गई। उनके सारे काम होते हैं, इस वजह से जो यंग जनरेशन है वो इनसे 100% मुतमिन है। सरदार हाशिम डोगर से सियासी गुफ्तगू जारी रही। गरीब और मुतवसत तबका वज़ीर आज़म इमरान खान से खुश नहीं है। आप जैसे ज़िम्मेदार तो खुश हैं, लेकिन आम आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। मैं मोहसिन साहब आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। इसको एक्चुअली 2 हिस्सों में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जो लोग हैं जो प्योरली तनख्वाह के ऊपर जिनका डिपेंडेंस है, जो बड़े शहरों के रिहायशी हैं, उनके ओवरहेड अखराजात बहुत ज़्यादा है। यानी उन्होंने घर भी किराए पे लेना है, उनकी जो आमदरफ्त है वो भी किराए पे है, यानी उन्होंने पे करना है अपनी ट्रांसपोर्टेशन का भी। फिर शहरों में जो लिविंग है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैं आपको अपने गांव का जो बताऊं कि यहाँ पे सिर्फ जो ज़िम्मेदार हैं वो खुशहाल नहीं हैं। यहाँ पे जो मज़दूर थे, जो दिहाड़ी करते थे, उनको भी अल्लाह पाक ने बेहतर वसाइल दे दिए। एक तो 99% लोग अपने ज़ाती घरों में रहते हैं, तो एक उनका वो बर्डन कम हो गया। फिर वो चूँकि गाँव में रहते हैं, गंदम चावल वो जब इसका टाइम आता है तो वो भी उनको मिल जाता है, उनको मोस्टली ये ख़रीदना नहीं पड़ता। मैं देहात की बात करूँ। बाकी गरीब और मतवसत तबका जो ख़ास तौर पर जो तनख्वाह याफ्ता है
है, उनके लिए बहुत मसाइल हैं। वो मेरी भी आम आवाम की तरह यही एक रिक्वेस्ट है, अपील है कि जैसे भी है, हालांकि इसमें एहसास प्रोग्राम भी चल रहा है, इसमें हेल्थ कार्ड भी चल रहा है, मगर हमें कोई रिलीफ 3-4 चीज़ों में, जैसे कि आटा है, घी है, तेल है, बिजली है, ये हमें ज़रूर करना चाहिए। और जो खालिसतन जो तनख्वाह पे और सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा कर रहे हैं, उनकी हमें तनख्वाहें बहुत ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। एक आम सफ़ेद पोश आदमी, एक इज़्ज़त नफ्स रखने वाला इंसान, वो अपने ख़ानदान के लिए इन लंगर खानों का या एहसास प्रोग्राम से इस्तेफादा नहीं करता। तो इस हुकूमत ने तो सफ़ेद पोशी का भरम भी तोड़ दिया। तो अगले इलेक्शन में आप आवाम के सामने किस मुंह से जाएंगे? हम इंशाल्लाह इसी मुंह से जाएंगे। तो उसमें यह है कि मैंने आपसे खुद ही पहले ये गुजारिश की है कि ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। शहरों में लाइफ बिल्कुल मुख्तलिफ है और उधर हालात मुश्किल हैं। देहात में हमें आप यकीन कीजिए कि ये नहीं कि हम कोई चंद मखसूस लोगों में सारा दिन रहते हैं, रोज़ जाना पड़ता है, किसी की खुशी पे जाते हैं, गमी पे जाते हैं, लोगों से पूछते हैं। देहात में चूँकि ऐसे इशूज़ नहीं हैं जो आप कह रहे हैं, ना यहाँ पे लंगर खाने हैं। मैं एक देहाती हल्के को रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ 2-2.5 साल में शायद सुनने वाले जो आपके नाजरीन हैं उनको अजीब लगे, मगर देहात में बेहतर हुई है। ज़मींदारों के हालात बेहतर हुए हैं, मज़दूरों के हालात बेहतर हुए हैं, उनकी दिहाड़ी बेहतर हुई है, उनकी लिविंग कोई बुरी नहीं है। अल्लाह करे हमारा भी ये जो अर्ज़ पाक है इसके अंदर ऐसे हालात हों कि हम जैसे जैसे महंगाई हो तो हम उसी तरह रिलीफ दें। करप्शन के खात्मे का नारा लगाकर PTI की हुकूमत इक़्तिदार में आई थी, लेकिन आम तासुर ये है कि वो एहतसाब करके लूटी हुई रकम वापस लाने में नाकाम रही है। तो आखिर अवाम को किस जुर्म की सज़ा मिल रही है? ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एकेडमिकली आपको पता है कि जो वे ऑफ वर्किंग है, गवर्नमेंट का काम सज़ा देना नहीं है। गवर्नमेंट का और उसकी एजेंसीज का काम एक शख्स को पकड़ना, उस पर केस बनाना, आगे जो उसकी सज़ा और जज़ा है वो जो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया है उसका काम है। या तो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम इतना वीक है कि ये लोग साबित नहीं कर सकते। आपको याद ही होगा चंद दिन पहले जो हमारे एडवाइज़र थे उनको हटाया गया जो एहतसाब के साथ थे। मेरी तक इन्फॉर्मेशन है यही वजह थी कि वो प्रोसिक्यूशन अच्छी करने में कामयाब नहीं हुए। बाकी बेशुमार केसेस हैं। अब शहबाज शरीफ साहब हैं, उनका वो 40 अरब का स्कैंडल किससे छुपा हुआ है? शुगर मिल के अंदर अकाउंटेंट के 4 अरब निकल रहे हैं, किसी के 6 अरब निकल रहे हैं। केस अच्छे बनाने चाहिए, बाकी इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ये सऊदी अरब तो है नहीं कि इमरान खान इन सारों को पकड़ के तो एक होटल में इकट्ठा कर दें। यहाँ पे तो अदलिया ने सज़ा देनी है। तो हम उनसे तवक्को करते हैं कि जो करप्ट हैं, जिनको सारे जानते हैं कि करप्ट हैं, तो उनको अगर सज़ाएं मिलें, 2-4 लोगों को भी मिलें, मैं समझता हूँ कि लोग काफ़ी हद तक बाज आ जाएंगे। बाकी करप्शन के हवाले से 21 करोड़ और 99 लाख लोग जो हैं वो करप्शन को बुरा ही नहीं समझते। एक इमरान खान लगे हुए हैं कि जी करप्शन बुरी है। कुछ लोग होते हैं जिनका फ़र्ज़ करें थाने में काम है या कचहरी में है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, बताते हैं पुलिस वालों को इनका ये मामला है, लोग खुशी से जाके पैसे दे के आते हैं। मुझे 3 साल में आज तक किसी बंदे ने आके ये नहीं बोला कि जनाब मैंने थाने में पैसे दिए। वो जब तक पैसे ना दें मुतमईन ही नहीं होते। इसी तरह जब तक पटवारी को पैसे ना दें फिर वो मुतमईन ही नहीं होते। अब तो ये हालत बन गई है कि लोग अपने इत्मीनान के लिए करप्शन करते हैं। तो ऐसे में इमरान खान अकेला क्या कर सकते? जब तक अवाम खड़ी हो जाए, वो कहे जी हम नहीं देंगे पैसे, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, जब एक वेव क्रिएट होगी तो फिर ये होगा। अकेले खान साहब इस पूरे करप्शन के निज़ाम को मैं नहीं समझता कि वो दुरुस्त कर सकते। इमरान खान अब तक इस कौम की आखिरी उम्मीद थे। करप्शन के खिलाफ जंग लड़ सकते थे, इस माफिया के खिलाफ जंग लड़ सकते थे, लेकिन वो माफिया तो इनके दाएं बाएं बैठा होता है। तो ऐसे में क्या करप्शन के खिलाफ शफाफ तहकीकात करके उनको सजाएं देना मुमकिन है? अब मैं नहीं समझता कि कोई इतनी करप्ट माफिया उनके राइट लेफ्ट बैठा होता है। काफ़ी हद तक उन्होंने छांटी की हुई है और जिन जिन लोगों पे एलिगेशंस आए उन्होंने उनको मतलब अपने से दूर किया ताकि जो एजेंसीज़ हैं, अदारे हैं, FIA है, IB है, वो आज़ाद इन्वेस्टिगेशन करें। जिस दिन मुझे ये पता लगा कि खान साहब ने किसी अदारे के हेड को कॉल किया है और उनको ये बोला है कि जी ये मोहसिन साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप इनके खिलाफ एक्शन ना लें, तो मेरा भी जो एतमाद है वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे मुकम्मल इत्मीनान है PM साहब इस कैटेगरी में नहीं आते, वो कभी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। तो बाकी मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि ये एक शख्स का मुकाबला है 21 करोड़ लोगों के साथ। अब देखते हैं ये 21 करोड़ जीतते हैं या अकेले खान साहब जीतते हैं। जितना बड़ा आपके पास यहाँ पर खूबसूरत लॉन है, यहाँ पे आपको गोल्फ की वो कमी महसूस नहीं होती? मुझे अगर लाइफ में और पॉलिटिक्स में आने के बाद ज़्यादा अगर मैंने किसी चीज़ को मिस किया है तो मैंने गोल्फ को मिस किया। बड़ी एक गेम है जिसको जो खेलता हो उसी को पता है कि उसकी क्या चाशनी है। तो अब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, आई रियली मिस इट। अब इंशाल्लाह मैंने प्लान किया है कि कम से कम सुबह मैं इधर कोई एक छोटा सा ग्रीन बना के कम से कम प्रैक्टिस करूँगा। तो आई रियली मिस इट। वाकई ये आपने सही एक चीज़ पॉइंट आउट की है।
हल्के के मुअज़्ज़ज़ीन के साथ दोपहर का खाना खाया। साबिक चेयरमैन कंगनपुर सिटी हाफिज़ खालिद महमूद के डेरे पर आए, जहां उन्होंने कसूर की मशहूर सौगात लजीज फ्रूट चाट खिलाई। सरदार हाशिम डोगर से खुशगवार गपशप भी हुई। आपके हल्के में आए हैं तो हल्के फुल्के सवाल हो जाए। आप खुश शक्ल फौजी हैं, जिम्मेदार हैं, साहिब हैसियत हैं, वज़ीर हैं। जवानी में इश्क मोहब्बत की गलियों से गुजर तो हुआ होगा। उसका सही मानों में ना टाइम नहीं मिला। मैं जब HSN में था तो वो भी को एजुकेशन होता तो शायद कुछ ना कुछ मौका मिलता इश्क और मोहब्बत का। वहाँ से आर्मी में चले गए, 4 साल अकेडमी में गुजारे। तो जब मैं आर्मी में मतलब एज ए ऑफिसर मैं हैदराबाद में पोस्टिंग हुई तो कुछ दिन के बाद ही मुझे बता दिया गया कि शादी जो है आपकी चचा की बेटी से होनी है। तो फिर लाइफ में जो इश्क और मोहब्बत है वो फिर बीवी के साथ ही रहा है, कोई बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला। आपको तो फैमिली लाइफ की आदत ही नहीं थी, शादी के बाद एडजस्ट करने में मुश्किल तो हुई होगी। बिल्कुल हुई थी, ये आपकी बात ठीक है। एक तो मैं पहले बचपन से हॉस्टल में रहा, फिर मैं आर्मी में चला गया, तो शुरू में वाकई हुई, बड़ा अजीब सा लगता था। मैं बहुत ज़्यादा यूज्ड टू था अपने दोस्तों के दरमियान में रहने का, उनके साथ फिरने का। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आया, बच्चे आए, उन्होंने ज़िंदगी में एक इतनी रंगीनी पैदा की, तो मैं समझता हूँ उन बच्चों की वजह से फिर मैं काफ़ी ज़्यादा फैमिली मैन मैं बन गया। आर्मी में पाकिस्तान और बैरून मुल्क बार बार स्टेशंस भी बदलते रहे होंगे। सबसे ज़्यादा किस मकाम पर रहे, कहाँ ज़्यादा एंजॉय किया, और ये स्टेशन बदलने ने आपकी लाइफ पर, फैमिली लाइफ पर कितना असर डाला? फैमिली लाइफ में नहीं डाला। उसकी वजह यह है कि हम लोग यूज्ड टू होते हैं आर्मी में डे 1 से। हमारा नेचर ऑफ सर्विस ऐसा है कि हम ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं कि 2 साल बाद हमने कहीं और जाना है। वो बल्कि 2 साल के बाद ना जाएं तो आप और आपकी फैमिली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती कि अभी तक हम गए क्यों नहीं। मगर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, हम यूज्ड टू थे। तो जो सबसे अच्छा टाइम गुजरा वो अगर मैं कहूँ तो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मैं था कुछ 3 साल के लिए। इट वॉज़ अ वंडरफुल टाइम। लाइफ है, इट इज़ सो गुड। आपको फैसिलिटीज़, साथ मंगला डैम, तो पीसफुल, इंतहाई पीसफुल। चोरी डकैती की कोई वाक़यात वहाँ नहीं होते। तो आई थिंक जो मैंने सबसे अच्छा एक फैमिली लाइफ गुजारी वो मैंने मीरपुर में गुजारी। अगर प्रोफेशनली देखूँ तो जो रावलपिंडी में मैं था, GHQ के साथ मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये दोनों लाहौर में भी रहा, कोहाट में रहा, तो जहाँ जहाँ पे रहे अल्लाह का शुक्र है कि आई हैड अ वंडरफुल टाइम। नूरजहाँ के शहर में रहते हैं, म्यूज़िक से लगाव तो होगा? म्यूज़िक से है, बिल्कुल सुनने को बहुत अच्छा लगता है। मैं पंजाबी सॉन्ग्स, वो भले जो हमारे दोस्त हैं बॉर्डर पार जो सिखों के जो पंजाबी सॉन्ग हैं वो मुझे पसंद हैं। फिर पाकिस्तानी भी पंजाबी में नूरजहाँ और भी कलाम बाबा बुल्ले शाह का सुनने को मिले तो बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे चूँकि ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है, मुझे आई रियली इन्जॉय माई टाइम व्हेन आई एम लिसनिंग टू द म्यूज़िक। आई थिंक बड़ी वो कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो वाकई है। और अच्छी मौसीकी हो, अच्छा सफ़र हो, अच्छे लोग आपके साथ हों, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। कोई ऐसा गाना जो अक्सर सुनते हो या गुनगुनाते हो? गुनगुनाता तो नहीं, मगर अब जैसे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के बहुत सारे, उनके बहुत ही सारे कलाम सुनता हूँ। कोई ख़ास ऐसा गुनगुनाने का मुझे आज तक कभी नाम, मुझे मेरे ख्याल है कभी बाथरूम में भी नहीं मैंने गुनगुनाया। फिल्में तो शौक़ से देखते होंगे? जी बिल्कुल देखता हूँ। कैसी फिल्में देखते हैं? मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है ये जो सीरियल्स होते हैं, टीवी सीरियल्स, स्पेशली जो हॉलीवुड के या उस तरह के। जैसे कि मेरा फेवरेट था ब्रेकिंग बैड। इसके अलावा मूवीज़ में ऑल टाइम फेवरेट थी वो शॉशैंक रिडेम्पशन। इंग्लिश मूवीज़ ज़्यादा, आर्मी में भी ज़्यादा यही देखी जाती हैं। इंडियन फिल्में भी देखते रहे जब तक ये पाबंदी वगैरह नहीं थी। जैसे कि आमिर खान की एक मूवी 3 इडियट्स, तो मतलब एक बड़ी अच्छी मूवी जिसमें कुछ सीखने को मिला। तो मेरा फेवरेट पास टाइम और अलॉन्ग विद माय चिल्ड्रन वो यही है कि टीवी देखना। अभी आजकल बहुत शौक़ है पाकिस्तानी ड्रामास देखने का। अभी पिछले दिनों परिजात देखा। बस ये इख्तलाफ है कि वो एंड इतना बुरा एंड इसका तो खैर अच्छा था। एक वो प्यारे अफजल इतना अच्छा ड्रामा बना के सत्यानाश कर दिया। तो मगर ये कि मुझे बहुत शौक़ है, मैं ये टीवी सीरियल्स भले वो पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड वी हैव प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तानी ड्रामास। पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेसेस? पसंदीदा एक्टर मेरा आमिर खान
इज़ माई फेवरेट एक्टर ऑल टाइम। और एक्ट्रेस में एक ज़माने में माधुरी दीक्षित बड़ी पसंद थी जब कप्तान थे, फिर उसके बाद अब कोई इतना ख़ास नहीं है कोई अट्रैक्शन। आपका ज़्यादा वक्त लाहौर में गुजरा, खाने पीने में लाहौरी हैं या फ़ौजी? मैं बड़ा हद तक लाहौरी हूँ अब, चूँकि कुछ हेल्थ के साथ, वक्त के साथ साथ, एज के साथ, वरना आई थिंक जो पाकिस्तानी खाने नहीं बल्कि ये तो खाबे हैं जो लाहौरी खाते हैं। तो अगर आपकी सेहत अच्छी हो, जैसे कि आप मतलब अफोर्ड कर सकते हो, तो क्या बात है जो लाहौर में जो आपको खाने को मिलता है वो भले निहारी है, वो पाए हैं, फिर मतलब देर आर हंड्रेड्स ऑफ डिशेस। और पाकिस्तानी डिशेस का जैसे कभी आपको सियालकोट जाने का मौका मिले तो वहाँ पे वो चांपे हैं, आप ज़रूर खाएँ, ऐसी डिश आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। तो मैं भी शौकीन हूँ, खाता हूँ जब मौका मिलता है। कभी खुद भी खाना बनाने का तजर्बा किया? नहीं, वो मैंने आज तक नहीं किया और मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग बीमार पड़ जाए मेरे हाथ से खा के, वो मैंने ट्राई नहीं किया। फिटनेस का ख्याल कैसे रखते हैं? मैंने बीच में आर्मी में तो जब तक था तो मैं बड़ा एक्टिवली गोल्फ खेलता था, उसमें वो कभी 18 होल्स खेलने हैं, बड़ी अच्छी वॉक, बड़ी मुनासिब 8-9 किलोमीटर। अभी कुछ दिनों से मैंने छोड़ा हुआ था, अब ये कि अल्लाह का शुक्र है 1.5-2 माह हो गए हैं तो मैं अच्छी खासी सुबह 8-9 किलोमीटर वॉक करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। आई थिंक ये करनी चाहिए, हर बंदे को ही करनी चाहिए, और स्पेशली जब आप 40s में आ जाएं, 50s में आ जाएं तो फिर तो इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। लाहौर और कसूर के अलावा कहीं और रहने का मौका मिले तो कहाँ रहना पसंद करेंगे? मैं पाकिस्तान में अगर हूँ तो शायद मीरपुर में रहना पसंद करूँगा। किताब बीनी का शौक़ है? बुक्स पढ़ता हूँ, और अब कुछ बदकिस्मती से जब से ये आ गई है आपके पास ये गैजेट्स हैं, जैसे आपने ये पकड़े हुए हैं आईपैड, लैपटॉप्स, उसने आके तो ये काफ़ी इसको ख़राब किया। मगर फिर भी मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ बहुत ज़्यादा नहीं रहा, फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छी बुक्स अभी द फर्स्ट मुस्लिम पढ़ी, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे एक गोरे ने लिखी है, तो क्या बात है, आई थिंक एवरीबडी शुड रीड दैट। इसी तरह कम है फ्रैंकली स्पीकिंग, टीवी पे ज़्यादा टाइम गुजरता रहा है हमेशा, और बुक्स मैंने इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी, जो मैं अपनी एक पर्सनालिटी में एक मैं कमी समझता हूँ कि मुझे ज़्यादा पढ़नी चाहिए थी। टीवी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या बीवी में? जी, फौजी तो बदनाम है इस चीज़ में कि वो अपनी गड्डी ते बुढ़ी का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो मेरा ख्याल है बीवी के होते हुए मेरी मजाल का है कि मैं टीवी को फोकस दे सकूँ। सर, अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। 20। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को रेट करें आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। फ़याज़ुल हसन चौहान। जज्बात अच्छी चीज़ है, मगर ये है कि आप बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं, आप बहुत अच्छे हैं और बहुत वफादार हैं PTI के साथ, तो आई थिंक आपकी जज्बातियत ने आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डैमेज किया। मरियम नवाज़। ग्रो अप। फवाद चौधरी। बहुत अच्छा उनका आई थिंक है, कोई ज़्यादा मशवरे की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक ही इज़ डूइंग फाइन। राजा यासिर हुमायूं। राजा साहब बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं और बड़ा, तो आई थिंक वो अपने आप को प्रोजेक्ट कम करते हैं, वरना उन्होंने बड़ा काम किया है ये हायर एजुकेशन के अंदर। अलीम खान। अलीम खान साहब बड़े वर्सटाइल आदमी हैं, और मुझे याद है कि PTI की जो बुनियादें रखी गई उनके अंदर, पंजाब के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आप खान साहब कोशिश करें कि उसी जगह पे लाइमलाइट में रहें, आपने क्यों अपने आप को पीछे किया। वन वर्ड फॉर जहांगीर तरीन। फ्रेंड। नदीम अफजल चंद। आई थिंक काइंड पर्सन। हमाद अजहर। हमाद अजहर साहब वन वर्ड से ज़्यादा कह लूँ, कह दें, ही इज़ नॉट अ प्रॉपर पॉलिटिशियन जैसे होते हैं, ही इज़ मोर इनटू कि जी मैंने काम ठीक करना है, भले लोग खुश हों कि नाराज़ हों, तो आप अपने कोलीग्स को खुश रखा करें काइंडली। शिबली फराज। बहुत अच्छे, उनके वालिद का एक नाम था, इज़ अ ग्रेट गाय और ही इज़ अ गुड फेस इन PTI। शेख रशीद। वो चली जा रही है, बातचीत हमेशा से एक बड़ा अट्रैक्ट करती है, तो आई थिंक ही इज़ अ गुड एडिशन टू PTI में तो नहीं है, मगर आई थिंक ही इज़ अ गुड फोर्स वी हैव। शहबाज शरीफ। कम ही जो ड्रामे शोबाजियों वाले काम हैं वो बाज नहीं आ रहे, काफ़ी एजड हो गए हैं, मगर उसी रफ्तार पे लगे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सारा दिन आपके साथ गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू।